Welcome to the second session of properties of matter. In this session we will be discussing about properties of liquids और उसमें हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, पॉइसलीज फार्मूला डिस्कस करेंगे, स्टोक्स लॉ देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरफेस टेंशन को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको डिफाइन करने के लिए, बट हम पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि सरफेस कहाँ तक सरफेस होता है। तो सपोज करो ये एक लिक्विड है जो किसी जगह पे स्टोर्ड है या किसी कंटेनर में या किसी कंटेनर में स्टोर्ड है। ये लिक्विड है जो किसी कंटेनर में स्टोर्ड है, ठीक है। तो इफ वी कंसिडर द थिकनेस ऑफ this value which is approximately 10 to 15 molecular diameters, तो molecular diameter का 10 to 15 टाइम, ठीक है। अगर हम उस magnitude of length की बात करें तो ये surface कहलाएगा, ठीक है। अब इस surface पे अब देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट इस लिक्विड का मॉलिक्यूल जो इस सरफेस से नीचे है उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो चारों साइड से बराबर लग रहा होगा, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मॉलिक्यूल विल बी जीरो। पर ये जो टॉप मोस्ट लेयर पे जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर इसको इसके खुद जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पुल कर ही रहे होंगे, पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसको पुल करने की कोशिश करते होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन फोर्सेस और डिफरेंस इन पुल देयर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग विच इज देयर इन द सरफेस, ठीक है। और इसी स्ट्रेचिंग को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ट्रैम्पोलिन आप लोगों ने देखा है जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन टाइप का होता है, ठीक है, जिस पे आप लोग जंप करते हो, उस तरीके का ये सरफेस टेंशन या सरफेस स्ट्रेच्ड रहता है और उसमें जो टेंशन होता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये एक सरफेस हुआ हमारे पास और इस सरफेस पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन पर दोनों साइड से फोर्स लग रहा होगा क्योंकि स्ट्रेच्ड है ये मेम्ब्रेन, तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा और उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस तरफ भी लगता होगा। सो दिस इज फोर्स एफ, दिस इज फोर्स एफ, और ये जो लेंथ हुआ ये एल हो गया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एस इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारा ये जो सरफेस टेंशन है हम इसको एस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया सरफेस टेंशन का। दूसरा एक्सप्रेशन होता है सरफेस टेंशन का सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखते हैं, ये एक यू शेप्ड वायर है जहां पर हमने एक दूसरा स्लाइडिंग वायर इसके ऊपर लगा रखा है, ठीक है। और हमने क्या किया, एक मैकेनिज्म से इस स्लाइडिंग वायर को फिक्स कर रखा है इसके ऊपर। मतलब फिक्स मतलब इट कैन स्लाइड ऑन दिस फ्रेम बट एज ऑफ नाउ इट इज एट अ फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो जब हम इसको एक सोप सोल्यूशन के अंदर डुबा के बाहर निकालेंगे तो सोप सोल्यूशन इसके ऊपर एक सोप फिल्म क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो वो सोप फिल्म ऐसी कुछ दिखाई देगी, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज यहाँ पर दो लेयर्स ऑफ सोप फिल्म बनी है। देखो जो वायर का क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा थिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्म ऊपर की तरफ भी बनेगी और नीचे की तरफ भी बनेगी, तो देयर विल बी टू फिल्म्स हियर, ठीक है। तो जो फोर्स इस वायर के स्लाइडिंग वायर पे लग रहा होगा वो फोर्स होगा, वो दिया जाएगा, इसकी लेंथ एल ले लेते हैं हम, तो फोर्स होगा एफ एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इस वाले। अब ये जो फोर्स है ये अपर लेयर पे भी लग रहा होगा और लोअर लेयर पे भी, या जो इस लेयर के नीचे होगा उस लेयर पे भी फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स है ये दो जगह लग रहा होगा, टॉप लेयर पे और बॉटम लेयर पे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो लगा यहाँ पर वो लगा 2F एंड दिस 2F इज 2SL। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ लगा के रखें तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी 2SL के बराबर। अब इस एक्सटर्नल फोर्स से हम इस स्लाइडिंग वायर को पुल करेंगे आगे की तरफ, और कितने डिस्टेंस तक पुल करेंगे, लेट्स से x डिस्टेंस तक पुल करते हैं इसको हम, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस, नाउ दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, राइट। सो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स विल बी गिवन एज F external into x, or it is 2SLX, right? Now this is
the energy stored or the in the surface. This is the energy stored in the surface, so we call it as surface energy. Now this is 2SLX. Now what is the change in area of this film? तो अगर आप ये ध्यान देने की कोशिश करोगे तो चेंज इन एरिया होगा, टॉप लेयर पे Lx, ये डिस्टेंस x है ना, तो टॉप लेयर पे Lx और इसके बॉटम लेयर पे भी Lx हुआ, तो 2Lx इज द चेंज इन एरिया. सो वी गेट U अपॉन 2Lx इज इक्वल टू S, और दिस इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया. ठीक है, क्योंकि जो एरिया में चेंज हुआ उसी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई है. तो सरफेस टेंशन को आपने समझा, यहाँ पर दो तरीके से सरफेस टेंशन दिया जाता है. एक होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ और दूसरा होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड टू सी द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ ड्रॉप. पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल क्यों होगा. अगर ग्रेविटी फ्री सरफेस है तो ड्रॉप विल बी ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप. या जो हमने पहले डिस्कशन किया था, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यू शेप्ड वायर है और ये स्लाइडिंग वायर रखा था यहाँ पर, और हमने इस पर एक फोर्स लगाया था बाहर की तरफ, विच इज़ F एक्सटर्नल, विच वॉज 2SL. राइट, और मैंने वहाँ पर बोला था अपर लेयर और बॉटम लेयर दोनों लेयर्स जो हैं मिलके इसको पुल करेंगे इस तरफ. तो क्या होता है, सरफेस, जैसा हमने देखा, सरफेस टेंशन जो है इट इज गिवन एज, सरफेस टेंशन इज गिवन एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो सरफेस एनर्जी जो डिपेंड करती है वो करती है डिपेंड सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया. तो आपको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसका. तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर, अगर आप इस वायर को, ये जो वायर यहाँ पे हमने स्लाइडिंग वायर बना रखा है, इफ़ वी लीव दिस वायर, अगर हम इस फोर्स को हटा देते हैं तो ये वायर इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. राइट, तो ये सरफेस जो था ये डिक्रीज होने की कोशिश करता है ताकि मिनिमम एनर्जी स्टोर करे. यहाँ पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल इन शेप इसलिए होते हैं क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फेरिकल शेप का ही होता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया. नाउ लेट्स डिस्कस द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ ड्रॉप. प्रेशर डिफरेंस इन अ ड्रॉप. अब ये प्रेशर डिफरेंस जो है किसके बीच में हो रहा है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. डिफरेंस कहाँ किस किस के बीच में लिया जा रहा है. तो दिस इज द ड्रॉप मान लिया हमने. ठीक है, और इनसाइड प्रेशर जो है वो P1 है और आउटसाइड प्रेशर जो है वो P2 है. कॉमन सेंस कहता है कि भाई कॉन्केव साइड का एरिया, कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से बड़ा ही होगा, क्योंकि इसने जब इसको, इसके कारण जो फोर्स लगा होगा इसने ज़्यादा पुश किया, इसलिए कॉन्केव साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जो निकालना है वो निकालना है P1 माइनस P2. दिस इज द प्रेशर डिफरेंस विच वी टेंड टू फाइंड. रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज R. ये ड्रॉप का सरफेस दिखा रहा है, मैंने ये जो थिकनेस बनाया हुआ है ये मैं ड्रॉप का सरफेस दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, अब ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसके एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को शो कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इस पार्ट को हम यहाँ पर अभी ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है हमको. ठीक, अब देखिए ये जो पोर्शन है इसका, ये फ्लैट सरफेस होगा, इसका रेडियस R है. इस फ्लैट सरफेस पे जो इनर प्रेशर है जो, उसके कारण एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन मैंने दिखाया है आपको, और इस फोर्स की वैल्यू आएगी, इस फोर्स की वैल्यू आएगी F1 विच इज इक्वल टू प्रेशर P1 इंटू पाई R स्क्वेयर, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया होता है, और यहाँ पर ये जो फ्लैट सरफेस एरिया बन रहा है ये पाई R स्क्वायर इसका एरिया है. ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्या है, S है. तो ये जो राइट हैंड साइड वाला स्फीयर है, जिसको मैंने ये वाला जो स्फीयर है, ये क्या करेगा, अपने इस लेफ्ट हैंड साइड वाले हेमिस्फीयर को पुल करेगा सरफेस टेंशन के कारण Fs फोर्स से. सब जगह छोटा छोटा फोर्स लगेगा और ये इस along द लेंथ पुल करेगा ये. तो Fs की वैल्यू होगी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R. क्यों 2 पाई R? क्योंकि पेरिफेरल लेंथ जो है इसका, जहां पर ये सरफेस है उसकी लेंथ है 2 पाई R. सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इज द फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. क्लियर? So this is the force by which the left hand side hemisphere, sorry, the right hand side hemisphere is pulling the left hand side hemisphere. Clear? अब आता है ये जो बाहर का प्रेशर है ये क्या फोर्स लगाएगा.
तो देखो एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस एरिया को वैल्यू भी दे देते हैं dA। अब इस एरिया पर फोर्स लगाएगा वो ये लगा dF2 एंड दिस dF2 इज P2 into dA। नाउ दिस फोर्स विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? तो इस फोर्स की वैल्यू आ गई dF2 इज P2 into dA। अगर आइडेंटिकल एरिया लिया हमने यहाँ पर लोअर हाफ में, तो यहाँ पर भी सेम फोर्स लगेगा और ये भी सेंटर से पास होता हुआ जाएगा और इसकी वैल्यू भी आएगी dF2, बस डायरेक्शन बदल गया इसका, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, राइट, P2 into dA। अब आप देखोगे कि इन दोनों फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही रह जाएगा यहाँ पर। ये एंगल थीटा है अगर, तो दिस इज dF2 cos थीटा, तो cos थीटा कंपोनेंट रह गया और साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो चला जाएगा यहाँ से, राइट। तो दिस dF2 साइन थीटा कंपोनेंट इट कैंसल्स विद द dF2 साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ दिस लोअर फोर्स, राइट। अब देखिए अगर हम एरिया को वेक्टर माने तो दिस इज dA, राइट। इस एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इस एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन इस फ्लैट सरफेस पे, प्रोजेक्शन निकालना आप सबको आता है, यहाँ से मैंने इसके पेरीफेरी से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर का ये जो प्रोजेक्शन होगा, दिस इज, इफ आई कंसिडर दिस टू बी द एरिया वेक्टर, देन दिस इज dA cos थीटा, राइट। तो इस पूरे हेमिस्फीयर का प्रोजेक्शन क्या होगा? यही फ्लैट सरफेस होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हेमिस्फीयर देख रहे हैं आप, उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ये फ्लैट सरफेस होगा, राइट। So net force F2 is what? Summation of all such P2 dA cos thetas, right? So the projection of this entire surface on the flat surface is P2 into summation of dA cos thetas, right? And this is P2 into pi r square. This is F2. तो बच्चों बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है P2 into pi r स्क्वेयर। तो अब इस हेमिस्फीयर पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से तीन फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। एक फोर्स लग रहा है ये Fs, दूसरा फोर्स लग रहा है ये F1, Fs का डायरेक्शन इस तरफ, F1 का डायरेक्शन ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में F1 है, ठीक है। और एक लग रहा है F2 जो इधर है, तो ये F2, ये Fs और ये है F1। तो ये हेमिस्फीयर इक्विलिब्रियम में है इन तीनों फोर्सेस के कारण। तो अब इस इक्विलिब्रियम की वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या हुआ? F1 माइनस F2 माइनस Fs इज इक्वल टू 0। F1 इज P1 इंटू पाई आर स्क्वेयर, F2 इज P2 इंटू पाई आर स्क्वेयर एंड Fs इज 2 पाई आर इंटू s is equal to 0. From here we get P1 minus P2 is equal to 2s by r. तो एक लेयर अगर है, एक सरफेस अगर है, कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2s by r ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ ड्रॉप। अब अगर हम बात करें प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ बबल की, तो बबल में यहां पर क्या होता है? यहां पर बबल के लिए दो लेयर्स होते हैं, ये दो लेयर्स होंगे यहां पर बबल के, और यहाँ पे प्रेशर अगर P2 है और इनसाइड प्रेशर P1 है, जो एवरेज रेडियस है यहाँ पर वो रेडियस हम ले रहे हैं कैपिटल R, और इन बिटवीन जो प्रेशर है वो P है। तो ये आया P1 माइनस P इज इक्वल टू 2s बाई आर। वी आर यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड अ ड्रॉप। तो वहाँ मैंने क्या बोला था? एक कॉन्केव साइड का प्रेशर एक कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2s बाई आर ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक सरफेस के लिए 2s बाई आर होता है। तो यहाँ पर दो सरफेस हैं, P1 माइनस P इज 2s बाई आर, वी आर टेकिंग एवरेज रेडियस एज r, एंड P माइनस P2 इज 2s बाई आर. So when we add these two, it is P1 minus P2 is equal to 4s by r, right? So this is pressure difference inside a bubble. Now let's use the knowledge of this surface tension to learn about rise and fall of liquid along a solid when it is dipped inside a liquid. तो पहला केस हम देख रहे हैं ग्लास प्लेट एंड
वाटर का, ठीक है। तो ग्लास प्लेट को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ग्लास प्लेट हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज अवर ग्लास प्लेट, सो दिस इज द ग्लास प्लेट। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिक्विड के अंदर डिप कर, तो ये है लिक्विड। तो व्हाट हैपेंस इज द लिक्विड राइजेज अलोंग द सॉलिड, तो द लिक्विड विल राइज अलोंग द सॉलिड। ये मैं 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसको आप सामने से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ये प्लेट होगा और लिक्विड यहाँ पर इस तरीके से राइज होगी। अब ये जो लिक्विड है ये क्यों राइज होती है ये समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे होते हैं। पहला फोर्स है फोर्स ऑफ एडहेशन, जो लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सो दिस इज फोर्स ऑफ एडहेशन, राइट, और वी कॉल इट एज एडहेसिव फोर्स, FA से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। दूसरा फोर्स है हमारा यहाँ पर फोर्स ऑफ कोहेजन, जो ये लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। सो दिस इज फोर्स ऑफ कोहेजन और दिस इज कोहेसिव फोर्स। तीसरा फोर्स है यहाँ पर वेट, जो इस मॉलिक्यूल का वेट होगा। अब इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो आता होगा यहाँ पर, वो आएगा इस तरफ। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स FR and this is vector sum of weight FC and FA, right. Now this resultant force is perpendicular to the tangential plane drawn to the liquid surface. अब ये tangential plane drawn to the liquid surface क्या है, देखो ये tangential plane drawn to the liquid surface दिखाई देगा ऐसा कुछ, ठीक है। This is tangential plane drawn to the liquid surface। अगर यहाँ ड्रॉ करूँ मैं इसको तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। Always remember that this tangential plane to the liquid surface, इसकी प्रॉपर्टी है is drawn away from the solid, is always drawn away from the solid, ठीक है। और इस TPL के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल प्लेन टू द लिक्विड के परपेंडिकुलर होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स इज into the solid in this case, right। अब एक जो दूसरी चीज है वो आती है, दूसरा प्लेन हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंशियल प्लेन, वो है टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस। ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहां पर देखेंगे तो ये ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। सो दिस इज टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस, दिस इज TPS, राइट, टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस। नाउ दिस इज ऑलवेज ड्रॉन towards the liquid surface, towards the liquid। on the contrary TPL जो था वो away from the solid drawn होता था और ये towards the liquid draw होता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम थीटा बोलते हैं या थीटा C बोलते हैं, और इस थीटा C को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। क्या कहते हैं, इस थीटा C को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। सो कॉन्टैक्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल प्लेन्स drawn to the liquid surface and drawn to the solid surface, right। अब वाटर के राइज करने की कंडीशन क्या है, तो देखो वाटर के राइज करने की कंडीशन क्या है, ये है कि इफ थीटा C is less than 90 डिग्रीज, इसका मतलब एक्यूट हो गया ये, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज into the solid or is directed into the solid, resultant force is directed into the solid, तो लिक्विड राइज करेगा ही, तो लिक्विड राइज करेगा ही, ठीक है। तो इस केस में हम ग्लास प्लेट और वाटर की बात कर रहे थे। थीटा C इज इक्वल टू 0 डिग्रीज फॉर डस्ट फ्री ग्लास एंड प्योर वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड एक सॉलिड के अगेंस्ट राइज या फॉल तब करता है जब उसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, और जो रिजल्टेंट फोर्स जो 3 फोर्सेस के कारण है, फोर्स ऑफ एडहेशन, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड वेट, इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, इफ इट इज डायरेक्टेड इनटू द सॉलिड, तो लिक्विड जरूर राइज करेगा सॉलिड के अगेंस्ट, ठीक है, या सॉलिड के अलोंग। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, ये तो था राइज ऑफ लिक्विड। अब बात करते हैं फॉल ऑफ लिक्विड। ये है ग्लास प्लेट और मरकरी। तो ये ग्लास प्लेट है और जब हम इसको मरकरी में डिप करते हैं तो ये ऐसे मरकरी फॉल्स अलोंग द ग्लास प्लेट। तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स पे क्या क्या फोर्स लग रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो एक फोर्स लगा ये फोर्स ऑफ एडहेशन लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में, दूसरा फोर्स लगा ये फोर्स ऑफ कोहेजन,
और तीसरा फोर्स लगाइए वेट इसका। इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा इधर। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। सो इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड, राइट। और जो टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉन टू द liquid surface होगा, it is directed away from the solid. So this is how the tangential plane drawn to the liquid surface will look like. This is TPL, right? Now if you can see here, the angle between the tangential plane drawn to the liquid surface and resultant force is 90 degrees. ये होता है, ठीक है, ये तो पता भी है हमको। अब यहाँ पर आई बात उसकी कि tangential plane drawn to the solid क्या होगा, तो it is always directed towards the liquid. So this is the tangential plane drawn to the solid surface, right? Now you can see the angle between the tangential plane drawn to the liquid surface and solid surface is theta, and this contact angle theta c is greater than 90 degrees, right? So this is the first condition, and the second condition is the resultant force Fr is directed into the liquid, is directed into the liquid. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां पर दोनों ही होती है और ठीक है, तो लिक्विड ऑलवेज फॉल्स अलोंग द सॉलिड, ठीक है। तो इफ दिस इज द केस देन द लिक्विड फॉल्स अलोंग द सॉलिड। आइडियल केस में मतलब डस्ट फ्री ग्लास प्लेट के केस में और प्योर मरकरी होगी अगर, है ना, तो इस केस में अप्रोक्सीमेटली 140 डिग्रीज के आसपास होता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड अलोंग अ सॉलिड डिप्ड इन अ लिक्विड। नाउ लेट्स डिस्कस राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी। तो राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी के लिए हम पहले तो एक कैपिलरी बना लेते हैं और इस कैपिलरी को हम लिक्विड में डिप कर देते हैं। यहाँ पे द लिक्विड विल राइज अलोंग द कैपिलरी, इट विल लुक लाइक दिस, ओके। नाउ द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी इज r and this length is, say this height is h, जहाँ तक ये राइज करता है वाटर, ठीक है। तो राइज करने का कारण क्या क्या है? पहले तो सरफेस टेंशन है और वही कारण है और कोई कारण नहीं है। यहाँ पर ये कांटेक्ट एंगल होगा थीटा, ये हो गया आपका टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस, ये हो गया टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस। तो सरफेस टेंशन हमेशा इसको अपवर्ड्स पुल करेगा एंड दिस इज से दिस पोर्शन इज से ds या dl लेंथ है ये, तो df विल बी s इंटू dl, राइट। सिमिलरली डायमीट्रिकली ऑपोजिट साइड में भी ये df इतना ही होगा s इंटू dl, और इनके कॉम्पोनेंट्स जो होंगे cos थीटा वाले वो इसको अपवर्ड्स पुल करेंगे। सो जो अपवर्ड पुल करने वाला कॉम्पोनेंट है वो है df cos थीटा, ठीक है। हम यहाँ पर अभी इतने पोर्शन को इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारे लिए कंसिडरेबल पोर्शन नहीं है। तो अगर मैं सरफेस टेंशन के फोर्स को इफेक्टिव फोर्स लिखूं तो dfs इज df cos थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द surface tension force, the force because of surface tension which is responsible for the rise of this liquid. So fs will be integral of this df cos theta, or it is s dl cos of theta, right, का इंटीग्रल। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल? s और थीटा कांस्टेंट है, ये होगा 0 से लेके 2 पाई स्मॉल r तक, क्योंकि यही पेरीफेरी में रहेगा, सर्कुलर पेरीफेरी है और इसकी। सो दिस इज s इंटू कॉस थीटा इंटू 2 पाई r, ये आ गया यहाँ पर fs। अब ये जो वेट है इसका, ये इसको ऊपर बढ़ने से रोकेगा। वेट विल एक्ट एज एन इक्वलाइजिंग फोर्स, तो दिस विल बी पाई r स्क्वायर h into g into density of the fluid is rho, right? So we write W is equal to Fs, W is pi r square h rho g, and this is 2 pi r s cos theta, or we have h as 2 pi s cos theta upon rho r g. So this is the height by which the fluid will rise inside this capillary. Now एक specific case है जहां पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में ये कैसा दिखाई देगा? देखो, जो मेनिस्कस बनेगा वो प्रॉपर हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस बनेगा ऐसा। अब ये रेडियस है इसका,
तो अब ये जो पोर्शन हमने जो लेफ्ट आउट किया था, ये ब्लैक्ड पोर्शन जो था यहाँ पे, इसको जो हमने छोड़ा था, वो अब हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वेट में पहले उसको हमने हटा दिया था, तो अब कैसे आएगा ये? दिस इज नॉट वेट, दिस इज वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो ब्लैक एंड पोर्शन को इंक्लूड करके है। तो वेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर दिस वॉल्यूम विच इज पाई आर स्क्वेयर h plus r by 3 into rho into g. Now this weight will be balanced by Fs, which is 2 pi r into s cos 0 degrees. Cos 0 degrees इसलिए क्योंकि थीटा 0 है, तो यहाँ से मिला हमको ये पाई आर स्क्वेयर रो जी h plus r by 3 is equal to 2 pi r into s. तो from here I get h as 2s upon rho rg माइनस आर बाई 3। तो ये दोनों केसेस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। जब थीटा की वैल्यू 0 है तब कैसा होगा, और जब थीटा की वैल्यू 0 नहीं है तो कैसा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द न्यू टॉपिक विस्कोसिटी। देखो, विस्कोसिटी जैसे फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन सॉलिड्स के बीच में, वैसे ही विस्कोसिटी को इन वेरी क्रूड सेंस आप समझ सकते हो कि विस्कोसिटी इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले न्यूटन्स लॉ देखते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस। ये एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, और ये लेयर्स ऑफ फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक बोट है जो रिवर में फ्लोट कर रहा है, और इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ठीक है, और ये अलग अलग लेयर्स ऑफ रिवर है। यहां पर मान लेते हैं वेलोसिटी v है, यहां पर मान लेते हैं वेलोसिटी v प्लस dv है, और ये जो वेलोसिटी dv होगा दैट विल बी अ नेगेटिव चेंज, क्योंकि ऊपर वाला लेयर ऑब्वियसली जो इसको, ये जो बोट है या जो भी ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज ड्रैगिंग दिस लेयर तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये जो डेप्थ है यहाँ पर दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो dz मान लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू the velocity gradient, right? velocity gradient को मैं माइनस dv by dz लिख रहा हूं, and it is directly proportional to the area of contact between two layers. तो ये जो फोर्स F प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, ये आएगा ईटा a dv by dz, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सो दिस dv by dz हियर इज, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, राइट? अब इंपॉर्टेंट ये है यहां पर समझना कि ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है फ्लूइड का, जो इस रिवर बेड के साथ कांटेक्ट में है, इसकी वेलोसिटी होती है 0। ये इट विल नॉट मूव। ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड, मान लो एक ट्यूब के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो इस ट्यूब के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रही है, तो हमको ये समझना है कि जो इस लेयर के साथ कांटेक्ट में होगा, जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, वो फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, ऑलमोस्ट 0 होगी। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो F इज इक्वल टू, अगर फ्लूइड विस्कस है तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv बाई dz। अब ये जो ईटा है इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट? तो इसका डायमेंशन क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय dv बाई dz। फोर्स इज mlt माइनस 2 divided by area is L to the power 2। वेलोसिटी जो होगा ये LT माइनस 1 होगी और ये होगा L।
तो अगर आप इसको देखें ध्यान से तो दिस एल एल कैंसल्स आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये -1 इसके साथ जाके यहाँ -1 बचेगा। तो फाइनली हमको ये मिलता है ml -1 t -1 इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो CGS यूनिट होती है उसको हम पॉइसे से डिनोट करते हैं। तो 1 पॉइसे, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, तो 1 पॉइसे इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये एक डेटा, स्टैंडर्ड डेटा है, ये याद रखना चाहिए, कन्वर्जन में काफ़ी काम आता है। सो लेट्स मूव अहेड टू पॉइसियलेस इक्वेशन। ये ध्यान रखना है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ नैरो ट्यूब। तो चलो देखते हैं, ये एक नैरो ट्यूब है हमारा। यहाँ पर मान लेते हैं प्रेशर इस एंड पर P1 है और इस एंड पर P2 है, एंड द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब इज L, द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज D। अब जो फ्लूइड इसके यहाँ फ्लो करेगा, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो फ्लूइड का लेयर कांटेक्ट में होगा ट्यूब के सरफेस के साथ, उसकी वेलोसिटी कम होगी या ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी। तो लेयर्स ऑफ फ्लूइड जो होंगे, वो जो बाहर निकलता होगा फ्लूइड यहाँ पर, वो इस तरीके का दिखाई देना चाहिए। तो ये जो लेयर है ये बहुत धीरे धीरे बाहर आ रही है, और जो लेयर डायमीटर जो एक्सिस के बराबर है उसकी वेलोसिटी काफ़ी तेज है। तो ये कहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? डिफरेंस इन प्रेशर P1 माइनस P2 बाई L। मैं इस P1 माइनस P2 को P लिख रहा हूँ और इसको L को L लिख रहा हूँ। तो V बाई T डिपेंड्स ऑन, इसको ऐसे लिखते हैं हम, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, राइट, and it depends on the viscosity of the fluid, and it also depends on the radius of the tube। तो जो ये rate of flow of fluid है, ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। rate of flow of fluid across this tube depends on these three things। One is the pressure gradient P by L power A, the second one is coefficient of viscosity, and the third one is radius of the tube। तो अगर हम इसको लिखें कि V by T is equal to K, this K is a constant which can be derived experimentally, it's a dimensionless constant। तो this is P by L power A, eta power B और R power C होगा। ये derive करते हैं A, B, C की value। So this is L cube power T minus 1 is equal to K is a dimensionless constant, pressure is ml T minus 2 upon L, this becomes L cube, this is power A, m L minus 1 T minus 1 power B, और ये है L power। अब this is L is 3, L का जो एक्सपोनेंट होगा वो 3 है। यहाँ पर डायमेंशन देख सकते हो आप, यहाँ पर, यहाँ से मिलेगा ये, this is minus 2A, this is minus B and this is plus C। L के डायमेंशंस को ऐड किया मैंने, T के पावर पे -1 है, तो ये -1 इज इक्वल टू, यहाँ से आया -2A माइनस B, और M के पावर पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू A प्लस B। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमें A की वैल्यू मिली -A। इन दोनों को ऐड करके हम वैल्यूज निकालते हैं। -A इज इक्वल टू -1, सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -A, तो दिस इज -1, C is 3 plus 2A plus B, so this is 3 plus 2 minus 1 और it is 4। तो ये हमको मिलता है यहाँ पर। तो जो रेट ऑफ फ्लो आया, जो पॉइसलीज फॉर्मूला हमको मिल रहा है, देखो ये इंटीग्रेशन से भी डिराइव होता है, पर फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज V by T is equal to, the dimensionless constant is pi by 8, A is 1, so it becomes P by L, eta is B is 1 minus 1, so this becomes eta, and C is power 4। तो the expression
becomes the rate of flow of fluid, ये वॉल्यूम है, कैपिटल V इज वॉल्यूम, इज पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, इट्स रेट ऑफ फ्लो इज पाई पी आर पावर 4 अपॉन ईटा L, 8 ईटा L, right? This is the Poiseuille's formula. Now let's move ahead to our next topic, that is Stokes law. इसका भी एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। स्टोक्स लॉ की ज़रूरत हमें तब पड़ती है when a solid moves inside a fluid. When a solid moves inside a fluid, तब हमको स्टोक्स लॉ की ज़रूरत पड़ती है। देखो न्यूटन्स लॉ की ज़रूरत कब पड़ रही थी? जब लिक्विड लिक्विड के बीच में मुझे विस्कस फोर्स देखना था, है ना, या रेजिस्टिव फोर्स देखना था, जिसको हमने विस्कस फोर्स कहा था, वो तब हमने डिराइव किया था न्यूटन्स लॉ। ठीक है, द विस्कस फोर्स वाज माइनस ईटा ए डी वी बाई डी जेड। पर यहाँ पर जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट एक लिक्विड के अंदर मूव करता है, तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि भाई ये एक ट्यूब है और इसके अंदर मान लो ग्लिसरीन भरा हुआ है या कोई एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक स्फेरिकल बॉल ड्रॉप कर दी और ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका डायमेंशन है r, राइट? तो इस स्फेरिकल बॉल का डायमेंशन है रेडियस r। तो व्हेन दिस बॉल मूव्स इनसाइड दिस फ्लूइड इट विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, राइट? तो स्टोक्स लॉ कहता है द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉलिड डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ सॉलिड, दूसरा है इट्स वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, और लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स जो है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ सॉलिड पे, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड पे, और लिक्विड की विस्कोसिटी पे। ठीक है, तो दिस फोर्स इन दिस केस, जैसे सॉलिड यहाँ पर स्फेरिकल शेप का है, तो फोर्स F डिपेंड करता है R पावर A पे। कैसे डिपेंड कर रहा है अभी हमको डिराइव करना पड़ेगा वो। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V पावर B, राइट, और विस्कोसिटी पे, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सॉलिड था ये। सो दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ सॉलिड, ऑन वेलोसिटी ऑफ सॉलिड and on coefficient of viscosity of the liquid, right? तो F is equal to K times R power A, V power B और eta power C. K is again a dimensionless constant which comes to 6 pi जब हम एक spherical drop के बारे में, spherical solid के बारे में बात करते हैं। Now, इसका dimensional analysis जब हम करेंगे तो ये आएगा MLT minus 2 is equal to L पावर A, L T माइनस 1 पावर B, और ईटा इज ML माइनस 1 T माइनस 1 पावर C। फिर से हम डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं यहाँ पर। तो मास का डायमेंशन है 1, यहाँ मास का डायमेंशन है C RHS में, लेंथ का डायमेंशन है 1, लेंथ का डायमेंशन यहाँ होगा a प्लस बी माइनस सी, टाइम का डायमेंशन है -2 और यहाँ है -b माइनस सी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे -b विल बी इक्वल टू -2 प्लस c, वेयर c इज व्हाट 1, सो दिस इज -1, सो वी गेट b इज इक्वल टू 1, राइट? c इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी, ये भी 1 आ जाएगी। जो फोर्स मिला हमको ये फाइनली, दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर मूविंग इनसाइड अ विस्कस फ्लूइड। तो ये स्टोक्स लॉ ने किसके लिए इक्वेशन निकाला है? सॉलिड ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल शेप के लिए है। कोई और शेप का ऑब्जेक्ट होगा तो उसका डायमेंशन अलग होगा, ये आर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो फोर्स है वो यही है, 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है हमको जब एक ऑब्जेक्ट लिक्विड विस्कस फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका एक बड़ा बढ़िया एक्सपेरिमेंट होता है 11th स्टैंडर्ड में, जो यूजुअली आप लोगों को आपके स्कूल्स में करवाया भी जाता होगा। होता क्या है यहाँ पर,
वो हम डिस्कस करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड निकालने के लिए। तो होता क्या है यहाँ पर, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, यूजुअली ग्लिसरीन होता है इसमें, जो लैब्स में दिया जाता है, और इसमें इसके अंदर ये एक छोटा सा लेड स्फीयर ड्रॉप कर दिया जाता है। यहाँ पर ये दो मार्किंग बना दी जाती है जिसके बीच में हमें टाइम निकालना होता है कि इस स्फीयर ने कितना टाइम पॉइंट A1 से लेके पॉइंट 2 तक आने में यूज़ किया। अब ये जो लेंथ होती है ये यूजुअली 1 मीटर की होती है, हम यहाँ पर इसको L लिख लेते हैं। नाउ दिस स्फीयर इज मेड ऑफ लेड, इसका अपना रेडियस होगा R। यूजुअली ये जो मार्किंग है इस ट्यूब के अंदर ये थोड़े डिस्टेंस नीचे से शुरू होती है, ताकि यहाँ तक हम अज्यूम करते हैं कि लेड स्फीयर बहुत छोटा सा होता है, हम इसका रेडियस मेजर करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका रेडियस कितना छोटा होता हो। हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते इट हैज़ अटेन्ड सम कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमारा मानना है, ठीक है। श्योरिटी नहीं होती है, इसलिए हम इसकी 10, 12, 15 रीडिंग्स लेते हैं, फिर हम फाइनल करते हैं कि दिस कैन बी द वेलोसिटी, और फिर इस तरीके से हम विस्कोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग इनसाइड अ विस्कस फ्लूइड। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स लग रहा है पहले तो ये निकालते हैं। जैसा कि हमने अभी स्टोक्स लॉ में पढ़ा कि वेलोसिटी v से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी 6 पाई ईटा r v। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपैरेंट फोर्स लगेगा जो बायएंड फोर्स होगा, बायएंड फोर्स b, और इस b की वैल्यू होगी, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट। तो मैं इसको रो L लिखता हूँ इनटू g। ये बायएंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो गया। तीसरा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 4/3 पाई r क्यूब रो s इंटू g। अब क्या लिखा है मैंने? मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज़्यादा इस वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, और ये इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। तो हम ये ट्रैवल इसका कहाँ से कहाँ तक है? 0.1 से 0.2 तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है इसके ऊपर। नेट फोर्स का 0 होना मतलब इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी बायएंड फोर्स B प्लस F इज इक्वल टू W। सो दिस इज 4/3 पाई r क्यूब रो L इंटू G प्लस 6 पाई ईटा r V is equal to 4/3 pi r cube rho s into g, right? So from this expression we get eta as 4/3 pi r cube rho s minus rho L times g upon 6 pi r v, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें आया ये पाई पाई कैंसिल हो गया, दिस कैंसल्स आउट विद दिस, सो दिस इज 2 2s are 2 3s are, तो और r एक कैंसिल होके यहाँ स्क्वायर दे देगा, तो ईटा इज इक्वल टू 2/3। सो वी हैव ईटा एज दिस विल बी 2/9 r स्क्वायर रो s माइनस रो L टाइम्स g अपॉन v, राइट। v को आप लिख सकते हो ये लेंथ, और यहाँ पर आपने टाइमर चलाया हुआ था t0 से लेके t इज इक्वल टू t तक, स्टॉप वॉच से हम ये मेजर करते हैं। तो v को वी कैन राइट L अपॉन टाइम t। ये हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, नहीं तो यूजुअली टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ईटा को यहाँ रख के और v को यहाँ रख के, ठीक है। तो फर्दर वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज ईटा इज इक्वल टू 2 रो s माइनस रो L टाइम्स g r स्क्वायर अपॉन 9L/t, राइट। तो यू कैन यूज ईदर दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन,
जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसके लिए आप विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी. आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये कैसे, हमने यहाँ पर स्टोक्स लॉ का भी यूज कर लिया, हमने यहाँ पर बाय एंड फोर्स का भी यूज कर लिया, और हमने यहाँ पे एक नई चीज पढ़ी जो मैक्सिमम, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग इनसाइड अ विस्कस फ्लूइड. सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर. इसके साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी भी पढ़ेंगे यहाँ. तो रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं. तो फ्लूइड के फ्लो करने के 3 स्टेज होते हैं. पहला होता है स्ट्रीमलाइन, दूसरा होता है टर्बुलेंट, एंड द थर्ड वन इज अनस्टेबल. तो ये 3 फ्लो होते हैं. तो सो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच अलाउज अ स्टडी फ्लो. सो दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज. तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसी क्रिटिकल वेलोसिटी को रिलेट करता है. सो n इज द रेनॉल्ड्स नंबर एंड दिस इज गिवन एज रो वी डी बाई ईटा, राइट. इसमें ईटा क्या है? ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, v इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, d इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, राइट, एंड रो इज द डेंसिटी. n की वैल्यू क्या होगी कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या स्टेडी होगा? n should be less than 2000 for a steady flow. If the value of n lies between 3000 and 2000, then the flow is unstable. And if the value of n exceeds 3000, then it is turbulent. तो ये 3 टाइप के फ्लो होते हैं, ठीक है. So this was the last topic which we have discussed. बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, पर इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं. आपको ये फॉर्मूलेज ध्यान करने ही पड़ेंगे और इनकी कंडीशंस कब हम यूज कर सकते हैं, कब हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है. तो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.